यदि कुलदीप बिश्नोई दलित समाज से इतनी नफरत है तो मैं कहना चाहता हूं मेरे दलित समाज के भाइयों को, उन्होंने भी इससे इतनी दूरी बनानी चाहिए जितनी कुलदीप बिश्नोई ने हमारी पार्टी अध्यक्ष के सम्मान के खिलाफ इस तरह की बातें की। 2-2 महीने लोगों के घरों में भोजन नहीं बना क्योंकि गटर का सीवरेज का पानी आपको तो पता बैक मार गया, बदबू थी घरों में। तो कौन जिम्मेवार है इस बदहाली का? कुलदीप बिश्नोई जिम्मेवार है, जयप्रकाश जिम्मेवार है। सबसे बुरी समस्या है जी कनेक्टिविटी की। सड़कें तो आपने भी देखी होगी, रीढ़ की हड्डी खराब होगी लोगों की, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। कुलदीप बिश्नोई ने 5 वर्ष तो हमारे साथ एमएलए रहा, मेरे साथ बैठता था। एक दिन आदमपुर की आवाज नहीं उठाई तो आदमपुर में विकास कैसे होगा? ये ऐसी निर्मोही सरकार है जो आज भाजपा की सरकार है, जो बिल्कुल संपूर्ण रूप से गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। सरकार कितनी असंवेदनशील है, जिसको ये मालूम नहीं है तो सरकार समझ में नहीं आ रही, अहंकार में डूबी हुई है, या सरकार को ये घमंड है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। वो एक आरोप आप पे बार बार लगता है, आप भी कहेंगे कि हर पत्रकार को यही सवाल करना होता है, वो पेट्रोल पंप वाला क्या लफड़ा है जो आज तक आप क्लियर नहीं कर रहे, ना किसी को बता रहे हैं। देखिए ये तो मत कहिएगा कि वो झूठ है, क्योंकि आग धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। ये कुलदीप बिश्नोई के और उसके परिवार की फ्रस्ट्रेशन है, वो इतना मंदबुद्धि का है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। आदमपुर का रण है, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम आपको लगातार हरियाणा आज दिखा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नाम अगर बात की जाए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनसे भी एक बड़ा नाम चर्चा में है, जयप्रकाश। जी हाँ, जेपी के नाम से सब जानते हैं। केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं। लगातार राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव उनका है और उस अनुभव को अब भुनाने के लिए आदमपुर के रण में कूद पड़े हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। किस तरह से चल रहा है अभी तक आपका कैंपेन? गांव में आप जा रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं? बहुत बढ़िया कैंपेन है, क्योंकि जब 2009 के साथ इसकी तुलना की जाए तो उससे 100 टाइम बेटर है, 100 गुना अच्छा है जी। और 2009 में भी बाय डिफॉल्ट कुलदीप बिश्नोई मेरे सामने जीत गया, क्योंकि जनता ने तो जयप्रकाश को जितवा करके भेजा था, लेकिन कुछ साथियों ने विश्वासघात किया, जिसकी वजह से मैं चुनाव हारा और कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीते। आज उसको देख करके लोग, एक तो वो अपना जो थोड़ी सी कमी रह गई थी उसको पूरी करना चाहते हैं, और अब की बार लोगों में बड़ा जोश है, क्योंकि 2 काम इकट्ठे हो गए। एक तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध हरियाणा में, और दूसरा कुलदीप बिश्नोई के जो आदमपुर की बदहाली की जिम्मेवारी जनता दे रही है, वो केवल दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, कुलदीप बिश्नोई और उसका परिवार आदमपुर की बदहाली के लिए दोषी है। तो दोनों का विरोध है, और दोनों के विरोध में जयप्रकाश की कार्य प्रणाली ये लोग खुद अच्छे से जानते हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को, जयप्रकाश को लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जात पात मजहब और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके वो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। 2019 में कुलदीप बिश्नोई बाय डिफॉल्ट जीत गए। अब 2022 में उनका बेटा ऊंट पर चढ़कर आपसे युद्ध लड़ने आ रहा है। ऊंट पे नहीं, घोड़ी पे चढ़ गया हो तो। लेकिन जैसे आप उस गांव की बात करते हो, चूड़ी खुर्द की, यही एक मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि जनता क्यों नहीं समझती। जिन लोगों में संस्कार ही ना हो, जिन्होंने व्यवहारिक ज्ञान ना हो, कि घोड़ी के ऊपर हमारे देहात में बैंड बाजे के साथ जनता समझ जाएगी कि कौन आता है। तो कभी भी पॉलिटिकल आदमी ने घोड़ी पे चढ़ के बैंड बाजे के साथ गांव में नहीं जाना चाहिए, हमें सरल तरीके से जाना चाहिए, तो जनता इसको समझेगी कि कौन जाता है घोड़ी पे। जेपी जी, मैं जब मेरी टीम और मैं सुबह आप पे रिसर्च कर रहे थे, आपके इंटरव्यूज़ देख रहे थे, आपके लिए एक प्रश्न उत्तर तैयार कर रहे थे, तो मैंने देखा कि आपके जितने भी इंटरव्यू हैं, जितने भी भाषण हैं, विकास के मुद्दे कम हैं, क्या करने वाले हैं वो कम हैं। आप सिर्फ पिता पुत्र के पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी नकारात्मक बातें बता रहे हैं, उनके दिल्ली से लेके लंदन तक के सफ़र को बता रहे हैं, वो घोड़ी पे चढ़ गया वो बता रहे हैं। नकारात्मक क्यों? नहीं, मैं नकारात्मक नहीं हूँ, मैं तो बहुत सकारात्मक हूँ। और आज तक का मेरा चुनावी रिजल्ट आप देखोगे
तो आपको ये दिखाई देगा कि जयप्रकाश पॉजिटिव वोट से हमेशा जीते हैं, नेगेटिव वोट से जयप्रकाश कभी नहीं जीता। मैं 96 में लोकसभा में, फिर 2004 में लोकसभा में मैं हमेशा ही 51% से ज़्यादा वोट लेकर के जीतता रहा हूँ। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ। लेकिन इस बार तो आप भी मानते हैं कि आपके भाषणों में, आपके इंटरव्यू में उनकी खिलाफत ज़्यादा है, उनकी बुराइयां ज़्यादा है, ये तो मानते हैं? नहीं, उनकी बुराइयां ज़्यादा नहीं है। वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं और जिस तरह की बयानबाजी उनकी होती है, झूठ बोलते हैं यार सारा दिन। अब कुलदीप बिश्नोई ने झूठ बोल दिया, अब आप कहोगे फिर उसका नाम लेते मैं मरूं। अब उसने अकल तो है नहीं, ना उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम का ज्ञान है, क्योंकि ना तो कभी लोकसभा में बोला, ना कभी राज्यसभा में इलाके की आवाज़ उठाई, सॉरी विधानसभा में। वो उन्हें कह दिया, बयान दे दिया कि जयप्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2014 में समर्थन किया है, जब इसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, और जो एक इंडिपेंडेंट एमएलए ने जिस भी पार्टी का समर्थन करना होता है लिख के देना होता है राज्यपाल साहब को। तो मेरी एक चिट्ठी ला करके दिखा दे कि मैंने राज्यपाल जी को कोई चिट्ठी लिख के दी है, तो मैं जनता से माफ़ी मांगूंगा। इस तरह का झूठा प्रचार करता है, तरह तरह की फजूल बात की। वो जयप्रकाश की उम्मीदवारी जिस दिन घोषित हुई, ये परिवार लड़खड़ा गया, विचलित हो गया। तो जब आदमी विचलित हो जाता है, जैसे एक पक्षी घायल होता है ना शिकारी के शिकार से, वो फड़फड़ाता है, फिर कहीं न कहीं जा कर के एंड हो जाता है। चलिए, आपने उम्मीदवारी की बात की, मैं उसी पे बात कर लेता हूँ। इस बात पर भी संशय है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा संपत को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, तो भाई साहब लास्ट में फिर जयप्रकाश को फ़ोन किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर संपत सिंह जी बहुत पहले हमारी मीटिंग में कह चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात तो सच है कि वो मना कर चुके थे, उनको लड़ाना चाहते थे, कहीं ना कहीं ये बात तो सच है। नहीं, लड़ाना नहीं चाहते थे, उन्होंने खुद समय में ये कह दिया। आप लोगों ने उनकी तकरीर यदि सुनी हो, उन्होंने ये भी कहा आदमपुर में जिस दिन हमारी वर्कर मीटिंग थी, उन्हें ये कहा कि मेरे से मजबूत जयप्रकाश है, इसलिए हमने फैसला किया कि जयप्रकाश को लड़वाओ। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, वफादार हैं हुड्डा के आप, उन्होंने जो कहा आपने सीधे सीधे मान लिया और इस रण में आप कूद पड़े, ये सच्चाई है? नहीं, ये तो सच्चाई है कि जग जाहिर है कि हुड्डा साहब से मेरे मित्राना संबंध है, मित्र है मेरे। और आपको याद होगा जब मैं विधायक था इंडिपेंडेंट, तब भी मैंने असेंबली में कह दिया था कि मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरे सामाजिक संबंध हैं, दोस्त है मेरा, तो मैं उनके साथ रहूंगा। इसमें क्या बुरी बात है? आप ये देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में क्या गुण है कि जयप्रकाश की 2014 में कांग्रेस ने टिकट काट दी, राइट? और जब मैं निर्दलीय जितवा लोगों ने, कलायत की जनता ने, तो उसके बाद मैंने यही एक बात कही कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ, क्योंकि वो संस्कार हैं, आर्य समाजी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से निकल करके आया है, उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने तो, आपने उनके प्रति वफादारी निभाई। अब सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए पिता पुत्र की जोड़ी है, हुड्डा साहब किसी और को सामने आने नहीं दे रहे, या उनके नाम से शैलजा है, रणदीप है, या और बड़े चेहरे वो आने दे रहे, तो आपको लगता है वो खामियाजा कहीं ना कहीं जयप्रकाश को भुगतना पड़ेगा? यार, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आप हमारी पार्टी की तो चर्चा करते हो, लेकिन आप उन लोगों की चर्चा नहीं करते कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बेचारा अकेला ही फार्म भरने के लिए गया, मुख्यमंत्री, 2 नंबर का मंत्री, 3 नंबर का मंत्री, 4 नंबर का मंत्री, शायद 5-6 नंबर तक कोई मंत्री नहीं आया। आप उनकी चर्चा नहीं करते कि हर इंटरव्यू में आपने जो रिपोर्टर उसको जरूर लपेटना है कि आप उनकी चर्चा नहीं करते। भव्य बिश्नोई से मैंने कल बात की, मैंने कहा भाई जयप्रकाश के चेहरे पर चमक रहती है, स्माइल रहती है, कहीं भी जाए वो बुराई करे कुछ भी करे स्माइल रहती है, आपके चेहरे से स्माइल कहाँ पे? मैंने खुद सवाल किया, सवाल उनसे भी हो रहा है, सवाल जयप्रकाश से भी होगा। मैं ये कहता हूँ, नहीं, सवाल करिए। शैलजा जी हमारी सीनियर लीडर हैं, आपने बात की उनसे? बिल्कुल की है। और वो जिस दिन मैंने उनसे बात की, वो राहुल जी की कई, हमारे यहाँ कई सिस्टम है, जैसे राहुल जी की पद यात्रा चल रही है, हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ नेता कोई न कोई तो उनके साथ रहे। ब्रेक लेकर आएंगी शैलजा जी? हाँ, आएंगे, उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद क्यों कर क्योंकि आपके सामने मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपके खिलाफ वोट मांगने। अरे मुख्यमंत्री जी, मैं भी मित्र हैं। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बाद में बने, जयप्रकाश जी के मित्र पहले थे। हमने और मुख्यमंत्री जी ने 96 में
यहीं पर हमने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। वह मुख्यमंत्री आए, अपनी पार्टी का धर्म निभाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो आए अपनी पार्टी के लिए बात करेंगे, और मुख्यमंत्री को मुझे मारने थोड़े आएंगे, वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आएंगे। आपकी स्माइल को मैं देखकर एक लाइन, मुझे एक गज़ल याद आती है। आपकी जवानी में जगजीत सिंह ने गज़ल गाई थी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है किसको छुपा रहे हो। तो क्या वजह जो जेपी हैं जो बार स्माइल करते रहते हैं, हंस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई डर है, शंका है, जीत को हार को लेकर कोई है जो दिखाना चाहते हैं कि मैं आश्वस्त हूँ, मैं जीत को लेकर निश्चिंत हूँ, कहीं दिखाना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके आया हूँ, और आज तक मैंने शायद हरियाणा में एक व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा चुनाव लड़े हैं, मैं 14 चुनाव लड़ चुका हूँ, और 14 के 14 चुनाव मैंने बड़े लड़े हैं, आम नहीं लड़े। तो मैं जयप्रकाश कभी ज़िंदगी में घबराया नहीं, क्योंकि राजनीति में एक सिस्टम है। ना मेरे चरित्र के ऊपर कोई दाग और धब्बा है, ना ही मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मेहनत कश आदमी हूँ, और मुझे अपने इलाके के मतदाताओं पर, मुझे हरियाणा प्रदेश की जनता पर विश्वास है, और जयप्रकाश के ऊपर उनकी आस्था है। तो इसलिए मैं घबराऊं क्यों भाई? घबराएं तो वो लोग जो आज आकर के चेहरा दिखा देते हैं, मैं क्यों घबराऊंगा? मैंने आपने कहा ना विकास का, मैंने ये बात कही थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर में, आदमपुर की बात करूंगा मैं, आप 2 टेन्योर ले लीजिए। एक टेन्योर था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का कार्यकाल, और एक तरफ है मनोहर लाल जी का 8.5 वर्ष का कार्यकाल। मनोहर लाल जी का और हुड्डा साहब का दोनों की तुलना करें जनता, और दोनों की तुलना में यदि हुड्डा साहब का कार्यकाल बेटर हो, ज़्यादा आदमपुर में विकास हुआ हो, तो फिर तो कांग्रेस को वोट देने चाहिए। आप भी मानोगे? देना चाहिए ना। मैं विकास पर भी आऊंगा, मुद्दों पर भी आऊंगा। जेजेपी के कार्यकर्ता, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, आपके अपने समर्थक आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं आवाजें आ रही हैं कि जेजेपी का कार्यकर्ता भी नीचे नीचे जयप्रकाश को सपोर्ट कर रहा है। अरे मेरे को तो बीजेपी भी कर रही है, मजाक नहीं करता। बीजेपी मतलब घर में कलह कराएंगे आप? मैं क्यों कराऊंगा, उनका घर ही मेरी मदद कर रहा है। चंद्रमोहन कांग्रेस पार्टी में नहीं है कि नहीं है? तो फिर चंद्रमोहन कांग्रेस में है, तो इसका मतलब उनका घर इकट्ठा कहाँ है? चंद्रमोहन जी को पता था कि कांग्रेस पार्टी का ही भविष्य उज्जवल है, उदय कांग्रेस है, अस्त बीजेपी है। तो आज देश के लोग, जब सूर्य उदय होता है, तभी तो नर और नारी जल चढ़ाते हैं। सूर्यास्त में कौन जल चढ़ाता है? कौन इनको वोट देगा? इसलिए मुझे पता है कि इनके कुकर्म, कुलदीप बिश्नोई ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम एक सिस्टम है, कोई भी एमपी एमएलए अपना इस्तीफा देता है तो उसने कम से कम अपने इलाके की जनता को ये तो बताना चाहिए कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया है, क्या प्रॉब्लम थी। आज तक कुलदीप बिश्नोई ने जनता को बताया है? वो घुटन महसूस कर रहे थे ना कांग्रेस में, इसलिए वो चले गए। उन्होंने खुल के कहा कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, मैं घुटन महसूस कर रहा था। कमाल कर दिया, अभी फंस गया। फिर आप यही बात कहोगे। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छे दलित समाज से आए हुए, दलित समाज के नेता चौधरी उदय भान को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया। आप ये देखिए कि दलित समाज की 22% वोट है। 22% वोट को कांग्रेस पार्टी कैसे नाराज कर सकती है? और कुलदीप को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। उसने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उससे तो ये था कि वो संपूर्ण दलित समाज का विरोधी है। यदि कुलदीप बिश्नोई दलित समाज से इतनी नफरत है, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे दलित समाज के भाइयों को, उन्होंने भी इससे इतनी दूरी बनानी चाहिए जितनी कुलदीप बिश्नोई ने हमारी पार्टी अध्यक्ष के सम्मान के खिलाफ इस तरह की बातें की है। तो इसलिए जयप्रकाश को 22% अपनी वोट बैंक तो पक्का दिख रहा है। जयप्रकाश को छोड़ा दिख रहा है, सारा देश आंधा और सारा की है, तो मेरी कल्ले की थोड़ी है। चलिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर छोड़ते हैं, विकास की बात करते हैं। अगर आदमपुर की जनता आपको चुन लेती है, 6 तारीख को आपके नाम पर मोहर लग जाती है, क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या विकास करने वाले हैं? क्योंकि मुख्य मुद्दा तो विकास ही रहने वाला है ना। इस इलाके में 4 समस्याएं सबसे भारी हैं। सबसे बड़ी समस्या है आदमपुर की बदहाली। अभी आदमपुर के साथी हमारे आए हुए हैं, मैं अभी मंडी में जाऊंगा। यानी कि आदमपुर में पिछले 4 महीने से, कुलदीप बिश्नोई तो भारतीय जनता पार्टी में 4 महीने से, नवा जैसे कहते थे पुराना जमाने में, जो अंग्रेज की खिलाफत करता था उसको काणे पाने की सजा देते थे। आदमपुर के गांव और मंडी में तुलना कीजिए कि गांव का जीवन बसर आदमपुर मंडी से बेटर है।
काला पानी है। 2-2 महीने लोगों के घरों में भोजन नहीं बना, क्योंकि गटर का सीवरेज का पानी आपको तो पता बैक मार गया, बदबू थी घरों में। तो कौन जिम्मेवार है इस बदाली का? कुलदीप बिश्नोई जिम्मेवार है, जयप्रकाश जिम्मेवार है? मैं आऊँगा और विपक्ष में रहूँगा, और एज ए अपोजिशन एमएलए मैं आदमपुर में सीवरेज और वाटर सप्लाई की, और सबसे बुरी समस्या है जी कनेक्टिविटी की। सड़कें तो आपने भी देखी होगी, रीढ़ की हड्डी खराब होगी लोगों की, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। तो सवाल वही बनता है ना, विपक्ष में रह के आप कैसे करा पाएंगे? वो विपक्ष में थे, कांग्रेस यहाँ पर बैठी थी, तो विकास नहीं कर पाते, तो आप कैसे करा पाएंगे? मैं बताता हूँ, और मैं उस मित्र को भी समझाना चाहता हूँ कि मैं कलैच से इंडिपेंडेंट एमएलए था, और आप जाकर के विधानसभा की कार्रवाई देखिए। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, विधानसभा में जयप्रकाश कैसे बोलता था। कोई भी विधायक, चाहे पक्ष का और चाहे विपक्ष का हो, एक तो 5 करोड़ रुपए सालाना काम करने की उनको इजाजत है, ठीक, वो तो होगी ना। दूसरा, हर सेशन में स्पीकर साहब हमें इजाज़त देते हैं कि हर एमएलए अपने इलाके के लोगों की और अपने इलाके की समस्या उठाएं, क्या वो चाहते हैं, क्या लोग चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने 5 वर्ष तो हमारे साथ एमएलए रहा, मेरे साथ बैठता था, एक दिन आदमपुर की आवाज़ नहीं उठाई, तो आदमपुर में विकास कैसे होगा? मैं कलैच से इंडिपेंडेंट एमएलए था, और मैं तो घोर विरोधी था बीजेपी का। मतलब आपको रास्ते पता है कि कैसे विकास कराना है, सड़कें हैं, सीवरेज, उसके बाद क्या कराएंगे? सड़क है, सीवरेज है। एक हमारे यहाँ बड़ी संगीन प्रॉब्लम है, डंडूर, बीड़, बबरान, इवन जगान तक के खेत हैं, मकान हैं। तो कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ गरीब लोग वास करते हैं, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। मैं उनको कहूँगा जाकर के, जब उनके बीच में जाऊँगा, कि जयप्रकाश की पहले सेशन में मामला होगा कि जो लोग 70-70 साल से पक्के मकान बनाए बैठे हैं, बिजली के कनेक्शन सरकार ने दिए हैं, पानी के कनेक्शन सरकार ने दिए हैं, उनके सड़कें सरकार ने बनाई हैं, तो उनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जाता? ये ऐसी निर्मोही सरकार है जो आज भाजपा की सरकार है, जो बिल्कुल संपूर्ण रूप से गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आप देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी का शासन था, इंदिरा आवास योजना के तहत हम गरीब लोगों को मकान बना करके देते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में 100-100 गज के प्लाट दिए कि नहीं दिए? गरीब बच्चे जो पहली जमात से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक खर्चा सरकार देती थी, आज इन्होंने उसको आधा कर दिया। 134A को लेकर के जो प्रोविज़न था गरीब बच्चों का, दलित समाज के बच्चों का पढ़ाई का, अब वो ख़त्म करने जा रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण करने जा रहे हैं। तो एक वो मामला है कि वो जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर भाई हैं, चाहे वो सरकारी फार्म में मजदूरी करते हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, हम उनको मालिकाना हक दिलवाएंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब मैं यहाँ से चुनाव हारने के बाद भी, इनको याद होगा कि हुड्डा साहब आए थे यहाँ, 1.5 फुट पानी में भी मुख्यमंत्री उसके नाम रखा खड़ी रैली, बैठ के देश करता है। हमने 2 घंटे खड़े रहे, जनता भी, हुड्डा साहब भी। उस वक्त एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, लाखपुर से लेकर के बांडाहेड़ी तक एक नहर बनानी थी, क्योंकि बांडाहेड़ी, बुड़ाक, आपका खारिया, डोबी, इन सब एक नहर आप बनवाएंगे? नहर बनवाएंगे। एक समस्या और है, आपके फार्म हाउस के बिल्कुल बगल में भी मैंने देखा है, जब मैं निकल रहा था, सेम की समस्या है, उसके लिए क्या करेंगे आप? मैं एक बात रही जी, लोगों का जीना दुभर है। मैंने देखा है ढाणियों में जो लोग रहते हैं, उनका मक्खी मच्छरों में बुरा हाल है। जमीन तो उनकी गई, लेकिन उसके लिए क्या करने वाले? मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार कितनी असंवेदनशील है, जिसको ये मालूम नहीं है। तो सरकार समझ में नहीं आ रही, अहंकार में डूबी हुई है, या सरकार को एक घमंड है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। वरना हर चीज़ में कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, मैं मान जाता हूँ। आज नई सड़क नहीं बन सकती। आप देखिए कि ये कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है। मैलसरा गांव में अब भी 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, बिजली के खंभे गाड़ रहे हैं। मेरे पास किसी का टेलीफोन आया, बोला जी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मैंने कहा नहीं, चलो उनके बेचारों के काम तो होने दो, वैसे तो कर नहीं रहे थे, चलो ये हो जाएंगे। लेकिन वो उनको सेम के लिए क्या करने वाले हैं? उनके वोट तो यही पता है कि वो तो मजबूरी में कर रहे हैं। आज से 5 महीने पहले कुलदीप बीजेपी में ज्वाइन कर गया था, 5 महीने तक सोया रहा। सेम के लिए एक सिस्टम है। मैं 1996 में MP था
और चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। हमने कलायत के इलाके में और गुहाना के इलाके में एक इजरायली सिस्टम से, इस सेम का एक सिस्टम है यहाँ, जगह जगह नीचे बड़े बड़े लोहे के, ना बोर की जरूरत नहीं होती, एक जैसे झरने होते हैं ना, क्रैशर आपने देखा होगा, स्टोन क्रैशर, तो उसके झरने लग जाते हैं और बीच में छोटी छोटी ड्रेनें बन जाती हैं। उसको मेन ड्रेन में डाल करके उसका पानी करा पाएंगे ये काम? मैं बहुत आसानी से करा पाऊंगा। बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो आप ये इंटरव्यू देख के वो वेट करेंगे कि आप विधायक बने और वो सेम की समस्या दूर कराएं। मैं कहूँ ये तो सरकार ने इससे पहले भी शुरू कर देना चाहिए था। आज आप देखिए लाखों पंप सेट हैं सरकार, डीजल पंप सेट, लाखों बिजली के पंप सेट हैं। आज तक मुझे आश्चर्य इस बात का कि मैं परसों रात को 2 बजे जा रहा था आदमपुर की तरफ, कोड़ी गांव से लेकर के उधर मेरी एकदम जाग खुली और ऐसा मुझे दिखाई दिया जैसे कि मैं तमिलनाडु के मद्रास के उसके समुद्र के किनारे किनारे चल रहा हूँ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? किसान के खेत में पानी खड़ा है और ये 5 सितारा होटल में बड़े बड़े महलों में सो रहे हैं। इससे बड़े मैं बताऊँ ये गरीब के हमदर्द कैसे बन सकते हैं? तो इसलिए मैं ये सारी समस्या जयप्रकाश ही ठीक कराएगा, इस बेचारों के बस की बात थोड़ी है। चलिए, अगर आपसे मंजे हुए, आप राजनेता है, बहुत लंबा आपका अनुभव है, आपसे अगर बात करते तो आधा दिन आप ले लेंगे। अब चलते चलते मुझे ये बताइएगा, कितनी गाड़ियों का काफिला लेकर इन दिनों चल रहे हैं? मैं 2 गाड़ी। मतलब इस बार पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले आप? मैं तो पहले भी नहीं करता था, मेरा खर्चा तो जनता देती है। तो फिर वो एक आरोप आप पे बार बार लगता है, आप भी कहेंगे कि हर पत्रकार को यही सवाल करना होता है, वो पेट्रोल पंप वाला क्या लफड़ा है जो आज तक आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं? देखिए, ये तो मत कहिएगा कि वो झूठ है, क्योंकि आग, धुआं वहीं से उड़ता है जहां आग होती है। तो था क्या मामला, वो क्लियर कीजिए आज, ताकि अगला कोई पत्रकार आपको फिर से वो सवाल ना करे और मुद्दे पे बात करे। ये कुलदीप बिश्नोई के और उसके परिवार की फ्रस्ट्रेशन है, वो इतना मंदबुद्धि का है। ये ठीक रहा भी उनके सर और उसके बाप के सर जो बेकार जो झूठा प्रचार करता है। मैं कहता हूं कि चौधरी भजनलाल के नाम पर कलंक हो गया। तो जिनका नाम लिया जाता है उनको क्लियर क्यों नहीं कराते? वो सामने क्यों नहीं आते वो व्यक्ति? मैं क्लियर को मेरे पास आए तभी तो मैं किसी का कोई गुनाहगार हूँ? ये बकवास करते हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बड़ा आरोप है आप पे, बहुत बड़ा आरोप है। कोई आरोप नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये युद्ध में हारे हुए लोग हैं, कोई आरोप नहीं है। अगर वो आए मेरे पास आए ना, पैसे तो मैंने देने होंगे तो मेरे पास आए ना, और किसी और के पास जाए। अगर मैं ये बात कह दूं कि कुलदीप बिश्नोई ने क्या सौदा किया है जी, आप पूछोगे उससे कि क्या माल लिया है? अरे जयप्रकाश को पता है, और सीडी भी आप एक जारी करने वाले थे। मुझे पता है क्या क्या सौदे हुए हैं, पता तो हमने भी है, लेकिन तुम सरकार के दबाव में रहते हो। ये बेकार की बातें करना ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। और जयप्रकाश के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, किसी का एक नया पैसा जिंदगी में ना रखा है और ना रखूंगा। अरे कुलदीप बिश्नोई तो मैं तो अब पता लगा, ये तो गौशाला में घोषणा करके हुए पीछे कोई धंधा, ये तो मंदिर में तो पीछे ठाले हुए बिश्नोई मंदिर में थे कृष्ण महाराज के। ये व्यक्ति जयप्रकाश पे आरोप लगाता है। अब बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैं तो लगाऊंगा और मैं प्रूव करूंगा, और जय वो प्रूव करो। सीडी भी नहीं दी जेपी जी, आप अभी तक सीडी भी आपने कहा था वो भी नहीं दी, इसलिए वो उसको पता है उसके पास भी है। जी चलिए, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा भारत दास से खुल के बात करने के लिए। थैंक यू। तो जयप्रकाश जी थे, जयप्रकाश जी ने सारी बातें खुलकर कही। उन्होंने बताया कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते राजनीति में, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता उन्हें पसंद करती है और आने वाली 3 तारीख को खटका दबाया जाएगा। अब देखना होगा कि 3 तारीख को जयप्रकाश की वो स्माइल बरकरार रहती है या फिर भव्य के चेहरे पर जो शिकन है वो वाकई में सच साबित होती है। तो इसके लिए बने रहेगा हरियाणा आज पर। कैमरामैन सहयोगी अजीत के साथ यशपाल कंचन।